गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 25। अभी तक हम 24 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 25वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट और या फिर KMnO4, है ना, जिसे हम KMnO4 भी कहते हैं, है ना। तो हम KMnO4 पिछले भाग में काफी पढ़ चुके हैं। आज हम KMnO4 को खत्म करेंगे, है ना। और उसके बाद हम आंतर संक्रमण तत्व, जिन्हें हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, इन पे चर्चा करेंगे, है ना। देखो, इस चैप्टर, इसका नाम क्या है इस पार्ट का, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, है ना। तो अभी तक जैसे ही हम KMnO4 पढ़ लेंगे तो हमारा डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, है ना। और डी ब्लॉक के बाद हमें क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक, क्योंकि इस चैप्टर के दो भाग हैं, पहला डी ब्लॉक, दूसरा एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक काफी बड़ा था, है ना। जैसे हम KMnO4 करेंगे तो हमारा डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, है ना। और डी ब्लॉक में कितनी, चार श्रेणियां थी, है ना। 3D, 4D, 5D और 6D। उसके बाद अब हमें एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, जिसमें दो श्रेणियां होती है ना। एक लेंथनॉइड और एक एक्टिनॉइड, है ना। लेंथनॉइड कौन से, अगर आपको याद है तो 5D श्रेणी में लेंथनम के बाद के, है ना, लेंथनम के बाद के जो तत्व हैं उन्हें हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं, और वो ही एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी कहलाते हैं, है ना। कहाँ से, सीजियम से लेके 58 से लेकर, जिसकी परमाणु क्रमांक 71 है, तो 58 से लेकर 71, इनके बीच में जो 14 तत्व है वह एफ ब्लॉक में आते हैं, है ना, लेंथनॉइड्स में आते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक्टिनॉइड्स की, है ना, जो एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है ना। कौन सी, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स किसमें, एक्टिनॉइड्स 6D श्रेणी में जब एक्टिनियम आता है, तो एक्टिनियम के बाद के जो तत्व है वह एक्टिनॉइड्स में आते हैं, है ना। तो उन्हें हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो हम आज KMnO4 और उसके बाद आंध्र संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक, जिसमें लेंथनम एक्टिनॉइड है, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में, है ना। अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम देख रहे थे अम्लीय माध्यम। अब हम देखेंगे उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में। ठीक है? अभी हमने देखा था पिछले भाग में अम्लीय माध्यम में, अब हम देखेंगे कि दुर्बल क्षारीय माध्यम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, वह कैसे एक ऑक्सीकारक का काम करता है ना। तो देखो, ध्यान देने योग्य अभिक्रिया है आयोडाइड का आयोडेट में परिवर्तन। देखो, अभी हमने इसमें क्या बताया, आयोडाइड का आयोडेट मतलब I- का IO3- में परिवर्तन। जब हम अम्लीय माध्यम की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि आयोडाइड आयोडीन में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम दुर्बल क्षारीय माध्यम में देखते हैं तो क्या होता है, जो I- है वह IO3- में परिवर्तित होता है ना। तो देखो, 2MnO4- प्लस H2O प्लस I- gives 2MnO2 प्लस 2OH- प्लस IO3-, है ना। तो देखो, MnO4 जो है ये क्या है, ये ऋणात्मक आयन है पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। उसको जो हम जल में मिलाते हैं तो जो I- है ना, I- है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, IO3- में। देखो, जो 2M, ये जो MnO2 है और OH- है, ये हर अभिक्रिया में सेम ही रहेंगे, है ना। हर अभिक्रिया में फल में MnO2 और OH- तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और साथ में वह तत्व निकलेंगे जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर आप इसका भाग में देखें तो ये जो अभिक्रिया है, 2MnO4- प्लस H2O प्लस I- gives 2MnO2 प्लस 2OH- प्लस IO3- है ना। तो इसमें ये देखो I- है ना, तो ये जो आयोडीन है, इसका इसका इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1, है ना। यहाँ पे माइनस लिखा है तो कितना हुआ, -1। और अगर आप IO3- देखो तो यहाँ पे जो आयोडीन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहाँ I है, ये और ये I है, और क्या है, ऑक्सीजन के 3 है ना, परमाणु है। तो हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2, है ना। तो -2 गुणा 3 कितना हुआ, -6, है ना, -6। और इसमें देखो एक ऋणात्मक भाग है ना, मतलब ऋणात्मक चार्ज है, तो यहाँ कितना होगा, -1, है ना। तो -6 -1, तो ये -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, तो +6 और -1,
तो जो आई है वह कितना हुआ +5 हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आई है वो क्या हुआ +5। तो देखो जब आयोडीन -1 से है ना, -1 से +5 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो धनात्मक चार्ज है वह बढ़ता जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीकरण हुआ। और अगर I- का ऑक्सीकरण IO3- में हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वह दुर्बल क्षारीय माध्यम में भी एक ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, का भाग में किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चले। चलो खा थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण, है ना। अभी क्या कह रहे हैं, थायोसल्फेट का। थायोसल्फेट कौन सा होता है, H2O3, है ना। ये जो होता है H2O3 2-, इसे हम थायोसल्फेट आयन बोलते हैं, है ना। जैसे 2- है तो इसके आगे जैसे आपने H2H2O3 का नाम सुना होगा, है ना। तो उसमें भी जो H2O3 2- है वह क्या होता है, थायोसल्फेट होता है ना। जब हम थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण करते हैं ना, मतलब जो KMnO4 है वह थायोसल्फेट को सल्फेट में बदल देता है ना। तो चलो अभिक्रिया देखते हैं। अभिक्रिया है 8MnO4- प्लस 3H2O3 2- प्लस H2O gives 8MnO2 प्लस 6SO4 2- प्लस 2OH-। तो देखो फल में MnO2 और OH- इस अभिक्रिया में भी थे और इस अभिक्रिया में भी है ना। उसका मतलब क्या है कि हमें जो वास्तविक में जो हमें देखना है वो क्या है कि किस तत्व का ऑक्सीकरण होके वह क्या बन रहा है ना। तो हमें उस पर चर्चा करनी है और उसे देखना है। बाकी जो फल में आएंगे MnO2 OH- है ना, ये हर अभिक्रिया में एक ही रहेगा, तो ये हम देख लेंगे। बाकी हमें सही तरीके से क्या देखना है कि किन का ऑक्सीकरण किन में हो रहा है। जैसे इधर I- का किसमें हुआ, IO3- में, है ना। ऐसे इसमें किसका, थायोसल्फेट है। इस आयन को याद रखना, थायोसल्फेट कौन सा होता है, H2O3 2-, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अभिक्रिया में कोई हमें जैसे कोई कंपाउंड दे दें, जैसे H2H2O3 देते हैं, है ना। उसमें भी क्या है, H2O3 2- है ना। जिसकी बात हो रही है, थायोसल्फेट की हो रही है ना। तो थायोसल्फेट को सल्फेट में, ठीक है। तो MnO4 में हमने जब थायोसल्फेट आयन मिलाया, साथ में जल मिलाया, तो फल में हमें MnO2 मिला, SO4 2- मिला और 2OH- मिला, है ना। MnO2 और OH- हर अभिक्रिया में सेम है। हमें जो देखना है वह थायोसल्फेट और सल्फेट देखना है। अगर यहाँ देखें तो थायोसल्फेट में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन की है -2, तो -2 × 3 -6, और इधर ऋणात्मक चार्ज है तो कितना हुआ -2, -6 और -2 इधर होकर कितना हुआ +4, है ना। और 2 ऐसे तो +4/2 ऐसा आएगा हमारा +2, है ना। और यहाँ पे अगर आप सल्फेट में सल्फर देखो तो कितना होगा, -2 × 4, क्योंकि 4 परमाणु है ऑक्सीजन के, तो -8, है ना। तो इधर -2 तो -8 इधर आएंगे, क्या हुआ +8 -2, है ना। तो कितना हुआ +6, है ना। तो +2 से +6 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है वह एक ऑक्सीकारक का के रूप में प्रयोग हो रहा है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। हाँ, अब देखते हैं मैग्नीज लवण का MnO2 में ऑक्सीकरण जिंक सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड की उपस्थित अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है ना। ये क्या कह रहा है, जो मैग्नीज लवण है, मैग्नीज का सॉल्ट है ना। उस मैग्नीज लवण का जो MnO2 में ऑक्सीकरण है ना, जो मैग्नीज का कोई भी सॉल्ट या फिर लवण है उसका जब हम MnO2 में ऑक्सीकरण करेंगे तो जिंक सल्फेट अथवा जिंक की ऑक्साइड की उपस्थित अभिक्रिया, है ना। तो जिंक सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड की उपस्थित अभिक्रिया को प्रेरित करती है ना। आओ अभिक्रिया देखते हैं, है ना। तो अभिक्रिया क्या है, 2MnO4- प्लस 3Mn2 प्लस 2H2 gives 5MnO2 प्लस 4H+, है ना। ये है हमारी अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है उस उसको उसका उसकी अभिक्रिया किससे कराई, Mn2 प्लस। यहाँ Mn2 प्लस क्या दर्शा रहा, जो मैग्नीज का एक लवण है उसका एक धनात्मक भाग है ना। ये धनात्मक आयन है, कैटायन है Mn2 प्लस, है ना। तो हम MnO4 को Mn2 प्लस में अभिक्रिया करा रहे हैं, साथ में पानी ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है 2MnO4- प्लस 3Mn2 प्लस प्लस 2H2, है ना। तो इससे क्या मिला हमें, MnO2 प्लस 4H+। यहाँ पे जो Mn2 प्लस है वह MnO2 में परिवर्तित
हो गया। तो देखो यहाँ Mn2+, मतलब यहाँ हमें दिख रहा है जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये अकेला यहाँ पे से मैग्नीज है वो भी एक, है ना। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे MnO2, तो एक हो गया Mn और दो है ऑक्सीजन के, है ना। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु है, तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है ना। तो -2 × 2 कितना हुआ, क्योंकि दो दो परमाणु है ना। तो -2 × 2 हुआ -4, है ना। तो Mn -4 = 0, है ना। तो ये -4 है तो इधर जाएगा, कितना हुआ, +4। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4 है ना। तो +2 से +4 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो इस अभिक्रिया में मैंगनीज लवण का MnO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो अभिक्रिया है 2MnO4- +3Mn2+ +2H2O gives 5MnO2 + 4H+, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो हम नोट देखते हैं। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट का अनुमापन असंतोषजनक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे हम HCl बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में, है ना, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसकी उपस्थिति में जो परमैंगनेट है उसका अनुमापन असंतोषजनक है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह क्लोरीन ऑक्सीकृत हो जाता है ना। जब HCl साथ में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसकी उपस्थिति में जो परमैंगनेट है वह सही से काम नहीं करता, है ना। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह खुद क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आ गया। हम आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उपयोग देखते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग के अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संश्लेषण, है ना, संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है ना। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिर विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग के अलावा, इसमें उपयोग के अलावा जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका उपयोग संश्लेषण या फिर, है ना, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, संश्लेषण कार्बनिक रसायन में जो ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है ना। कहाँ पे, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, है ना, विश्लेषणात्मक के अलावा कहाँ पे, संश्लेषण संश्लेषण कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है ना। इसका उपयोग कहाँ पे, एक एनालिटिकल या फिर विश्लेषणात्मक रसायन में, और या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग एक विरिंजी कारक के रूप में भी किया जाता है ना। ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरिंजीकरण में इसका उपयोग भी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है ना। एक ऐसा एक विरिंजी कारक, मतलब जो ब्लीच हो जाता है ना, एज अ ब्लीचिंग ब्लीचिंग एजेंट। मतलब आपने सुना होगा कि कपड़े जो है हम घर पे उन्हें ब्लीच करने के लिए दे देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो कपड़े हैं वो सही से साफ हो जाते हैं। ब्लीच करना मतलब अगर सफेद शर्ट दी है तो अगर वो थोड़ी भी गंदी होगी तो पूरी सफेद हो जाएगी। मतलब ब्रिंजी कारक में क्या होता है, ब्लीचिंग में कोई भी पदार्थ है उसका रंग, उससे उसका रंग छीन लिया था और वो कलरलेस हो जाता है ना। तो जो KMnO4 है वह एक विरिंजी कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। और ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरिंजीकरण में इसका उपयोग भी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना समझ आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंतर संक्रमण तत्व जिन्हें हम F ब्लॉक बोलते हैं, अब हम उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हमारा D ब्लॉक खत्म हो चुका है, अब हम F ब्लॉक शुरू करेंगे। ठीक है, F ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं, है ना। पहला लेंथेनॉइड, जो कि लेंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं उन्हें हम लेंथेनॉइड बोलते हैं। और अगर आप डी ब्लॉक देखो तो उसमें जो 5D श्रेणी है उसमें आता है लेंथेनॉइड। उसके बाद के जो तत्व है 58 से 71, इसमें जो पहला तत्व है वह क्या है, सीजियम है ना। तो उसके बाद के जो 14 तत्व है वह लेंथेनॉइड में आते हैं। तथा एक्टिनॉइड, जो एक्टिनॉइड है वह क्या है, एक्टीरियम के बाद के 14 तत्व, है ना। तो 6D श्रेणी है, 5D के जस्ट नीचे, उसमें एक तत्व होता है एक्टीरियम। उसके बाद के जो 14 तत्व हैं वह एक्टिनॉइड कहलाते हैं, है ना। तो ये दो श्रेणियां हैं लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड की। चूंकि लेंथेनम तथा लेंथेनॉइड में
सन्निकटता पाई जाती है, अतः लेंथेनॉइडों की चर्चा में लेंथनम भी सम्मिलित रहते हैं ना, क्योंकि जो लेंथनम है वह भी लेंथनॉइड से लगभग लगभग मिलता हुआ है, इसलिए हम लेंथनॉइडों की चर्चा में लेंथनम की को भी सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, इन तत्वों के लिए सामान्य संकेत Ln प्रयुक्त होता है ना। इन तत्वों के लिए क्या जो सामान्य संकेत है उसमें Ln प्रयुक्त होता है ना। जो लेंथनम है वह भी हम लेंथनॉइड्स के साथ में लेते हैं जब भी हम किसी भी चीज की चर्चा करते हैं ना। इसी प्रकार से एक्टिनॉइड तत्वों की चर्चा में एक्टिनियम भी इस श्रेणी के 14 तत्वों के साथ सम्मिलित रहता है ना। जैसे लेंथनम सम्मिलित रहता है जब हम लेंथनॉइड्स पे चर्चा करते हैं, ऐसे ही एक्टिनियम सम्मिलित रहता है जब हम एक्टिनॉइड्स के 14 तत्वों पर कोई भी चर्चा करते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम समझ में आएंगे कि एफ ब्लॉक में क्या है, दो श्रेणियां हैं, पहली लेंथनॉइड, दूसरी एक्टिनॉइड। लेंथनॉइड की बात की 14 तत्व और एक्टिनियम की बात की 14 तत्व। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन तत्वों के लिए केवल एक लेंथनॉइड आपस में अधिक सन्निकट समानता प्रदर्शित करता है। इन तत्वों के लिए केवल जो एक लेंथनॉइड है वह आपस में अधिक सन्निकट समानता प्रदर्शित करता है। इन तत्वों में केवल एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तथा इनका रसायन इन सामान्य गुणों वाले तत्वों के आकार तथा नाभिकीय आवेश पर में हुए अल्प परिवर्तन की श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। ये क्या कह रहे हैं, जो लेंथनॉइड है ना, वह आपस में अधिक सन्निकट समानता प्रदर्शित करता है, और जो इन तत्वों में केवल एक स्थायी है ना, इनके पास सिर्फ एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना। और इनका जो रसायन है, इनका रसायन इनके इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार है ना, जो इनका रसायन है मतलब जो इनकी रिएक्टिविटी है वह केमिस्ट्री है, वह इनके इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार है ना, उनके आकार तथा उनका जो नाभिकीय आवेश है मतलब जो न्यूक्लियस है जो खींचता है नाभिकीय आवेश में जो छोटे छोटे चेंजेस है मतलब छोटा छोटा परिवर्तन होता है, अल्प परिवर्तन की श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरी ओर जो एक्टिनॉइड श्रेणी है उसका रासायनिक अत्यधिक जटिल है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप लेंथनॉइड देखो तो उसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, जो आपस रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं, जो आपस में टूटते रहते हैं मतलब स्थायी नहीं होते है ना। तो लेंथनम में वह काफी कम है, लेकिन अगर आप लेंथनॉइड्स में वह काफी कम है, लेकिन अगर आप एक्टिनॉइड्स की बात करो है ना, तो एक्टिनॉइड्स में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या फिर रेडियो एक्टिव तत्व है ज्यादातर वही है ना। एक्टिनॉइड्स में ज्यादातर जो तत्व है वह रेडियो एक्टिव है, जबकि हम जब लेंथनॉइड्स की बात करते हैं तो उनमें जो ज्यादातर तत्व है वह रेडियो एक्टिव नहीं है। इसलिए उनकी जो रसायन है लेंथनॉइड्स की वह सरल है अगर हम उसकी तुलना एक्टिनॉइड की रसायन से करें, है ना। इसलिए एक्टिनॉइड श्रेणी का जो रसायन है वह अत्यधिक जटिल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जटिलता का एक कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विस्तृत परास तथा दूसरे कारण इन तत्वों का रेडियो धर्म गुण है, जो इन तत्वों के अध्ययन में विशेष कठिनाई उत्पन्न करता है। देखो बोला था कि जो एक्टिनॉइड्स है ना, एक्टिनॉइड मतलब एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है ना, उनकी जो रसायन में जटिलता है उसका एक कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विस्तृत परास तथा दूसरा कारण क्या है, इन तत्वों का रेडियो धर्मी गुण है ना। जो रेडियो धर्मी गुण है मतलब ये क्या है, रेडियो एक्टिव है ना, इनका नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव है मतलब रेडियो धर्मी गुण है। उससे क्या होता है, इन तत्वों के अध्ययन में विशेष काफी ज्यादा कठिनाई उत्पन्न होती है ना। क्योंकि अगर रेडियो धर्मी गुण है तो मतलब वो जो तत्व है वह जल्दी जल्दी टूटता जा रहा है ना, इतनी जल्दी जल्दी टूट रहा है कि हमें उसे उसकी स्टडी या फिर उस पर अध्ययन करने का हमें समय ही नहीं मिल रहा है ना। इसलिए जो रेडियो धर्मी गुण तत्व होते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है ना। तो इसी वजह से जो एक्टिनॉइड्स है उनका रसायन जटिल है। ठीक है, यहाँ एफ ब्लॉक की दोनों श्रेणियों का अध्ययन पृथक रूप से किया जाएगा है ना। हमने एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया कि लेंथनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स होते हैं, लेंथनॉइड्स कौन से तत्व होते हैं, एक्टिनॉइड्स कौन से तत्व होते हैं है ना, और कौन से रेडियोधर्मी गुण होते हैं, कौन से नहीं होते, और हमने उसमें रसायन पर भी चर्चा कर ली। अब हम अगले भाग से हम मतलब अब देखेंगे कि एफ ब्लॉक की जो दोनों श्रेणियां हैं लेंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, उनको हम पृथक पृथक अलग अलग करके उन पे अध्ययन करेंगे और इन्हें ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हाँ।
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने वैसे भी पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 है इस टॉपिक को हमने आज खत्म किया है ना। और ऐसे खत्म करते ही हमारा जो डी ब्लॉक है, मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व है वह खत्म हो गया है ना। और डी ब्लॉक जब हमारा खत्म हुआ तो हम अब आंतर संक्रमण तत्व, है ना, डी ब्लॉक कौन सा होता था, संक्रमण तत्व। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें बोलते हैं आंतर संक्रमण तत्व या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। हमने इन पे थोड़ी चर्चा की, इनकी कितनी श्रेणियां होती है, लैक्टिनोइड्स और एक्टिनोइड्स, और है ना, और इनमें कौन से तत्व आते हैं, उनके रसायन कैसे होते हैं। अब अगले भाग में हमने और गहराई से इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो है ना, तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड्स, है ना। अब हम पृथक पृथक करके पढ़ रहे थे, तो हम लैंथेनॉइड पढ़ेंगे जो कि आपकी पुस्तक में 4.5 में है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे लैंथेनॉइड्स का, और फिर परमाणु एवं आयनिक आकार देखेंगे लैंथेनॉइड्स का, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.1 और 4.5.2 पर दिए हुए हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।